एक मिनट, सॉरी सॉरी। कहां तक हो गया था? दोनों क्लास में टॉपिक कहां तक हो गए थे आपके? अरे आवाज मत करो, तुम्हारी आवाज उसमें जाएगी। पीछे गर्ल्स, पीछे। ओके, कहां तक हो गया था टॉपिक? क्या पढ़ना है, साइंस 1 या 2? पहले साइंस वन में चैप्टर कितना हुआ है? हाँ, एक एक नहीं हुआ ना पूरा। कहां तक हुआ है? अरे तुम आवाज करोगे तो मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी आप तक। हाँ, जिनको टीचर ने पनिशमेंट दिया था वो सब बाहर आ जाओ। किन किन को पनिश किया था? अभी बाहर कौन बैठे थे? क्लासरूम नंबर डी है ना, सी डी में कौन कौन बाहर बैठे थे वो बाहर आ जाओ। जल्दी जल्दी बाहर आओ। अरे इनके साथ आपको भी जाना है क्या? फिर ध्यान दो इधर। ओके, कहां तक हुआ था? पेज नंबर 10 तक। ओके, ये हो गया था, मास एंड वेट हो गया था। ओके, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, दिखा आपको पेज नंबर 10 पे। ये हो गया था, पेज नंबर 10 पे जो न्यूमेरिकल है हो गया था, स्टार्टिंग हुआ था। नहीं करवाया था ना आपकी क्लास को? पेज नंबर 10 पे जो न्यूमेरिकल है वो किया था हमने। पीछे पेज नंबर 10 पे जो न्यूमेरिकल है वो किया था हमने? नहीं। ओके, ध्यान दो आगे। ओके, अब सुनो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो आगे। ये वाला न्यूमेरिकल आता है सबको? आता है पक्का? ओके, इधर ध्यान दो। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, यहां क्या लिखा हुआ है? इफ अ पर्सन वे 750 न्यूटन ऑन द अर्थ। अब मैंने आपको बोला था कि जो वेट है उसको कैसे लिखेंगे? न्यूटन में। किस में लिखेंगे? 750 न्यूटन। और जो मास है उसको केजी में लिखते हैं कि नहीं? हम मास को केजी में लिखते हैं। ओके, तो यहां पर 750 न्यूटन वेट है, जो कि कहां लग रहा है? इफ अ पर्सन वे 750 न्यूटन ऑन अर्थ, हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून? मून पे उसका कितना वेट होगा वो हमें क्या करना है? वो हमें फाइंड आउट करना है। दैट मून मास इज 1/81 ऑफ दैट अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ समझ नहीं आया होगा, समझ आएगा आपको? नहीं। ओके, अभी आपको क्या करना है, बस ये जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूं बस इस पे ध्यान दो। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ,
एक मिनट, सबसे पहले आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेट ऑन द अर्थ कितना है, कितना है वेट ऑन द अर्थ। सो हम वेट ले लेंगे, वेट ऑन द अर्थ कितना लेंगे, 750 न्यूटन। ओके, इसके अलावा रेशियो ऑफ मास ऑफ द अर्थ, अभी आप सिंपल देखो, एमई बाय क्या लिखा हुआ है, एमई बाय एम एम कितना लिखा हुआ है, मास ऑफ द अर्थ टू मास ऑफ द मून। अर्थ से मून का मास का रेशियो आपको दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 81। लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है एम एम अपॉन एम ई। दोनों में डिफरेंस क्या है, देख के क्या समझ में आ रहा है सामने, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में। यहां मैंने रेशियो लिखा है एम ई बाय एम एम और यहां लिखा है एम एम बाय एम ई, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। लेकिन आपको जो बुक के अंदर जो ये दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है एम एम बाय एम ई, देखो दिख रहा है आपको। सो ये रेशियो दिया है मून से अर्थ का रेशियो दिया है, किसका, मून से अर्थ का। लेकिन हमने क्या लिखा, अर्थ से मून का रेशियो, समझ में आया आपको। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो रेशियो लिखा है वो है आर ई बाय आर एम। इसको क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ टू रेडियस ऑफ मून। समझ में आया सबको। ओके, लेकिन अब आपके बुक में क्या दिया है, ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ मून टू रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया है, 1/3.7। तो ये अगर रेसिप्रोकल हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, 3.7। समझ में आया सबको यहां तक। ओके, अभी अब क्या करना है हमें, सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, इस मास की। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। अकॉर्डिंग टू द फोर्स वी हैव द फॉर्मूला विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं। हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, m इंटू ए, तो ए की जगह हम क्या ले लेंगे, g, बिकॉज ग्रेविटी लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमको मास का फॉर्मूला निकालना है। तो अब उसके लिए आपको पता होगा कि हम ये जो फॉर्मूला लेते थे, g का क्या फॉर्मूला लेते थे, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में, पेज नंबर दिया है 8, पेज नंबर 8 पे दिया है, देखो दिखा आपको, पेज नंबर 8 पे देखो, स्मॉल जी की वैल्यू दी गई है आपको, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सबको दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ g हम ये लेंगे, क्या करेंगे, ये g की जगह हम ये रखेंगे, रखे। ओके, सबसे पहले देखो, हाँ यस, ओके, सो फोर्स का वैल्यू कितना था, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, ये फोर्स का वैल्यू है, कितना है, फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑन द अर्थ। वो जो फोर्स है और वेट है वो सेम होता है, तो हम 750 न्यूटन लेंगे, आया समझ में। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 750 न्यूटन इज इक्वल टू mg, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, हाँ दोनों इक्वली है ना, देखो। तो हम क्या करेंगे, इस g को क्या लिख देंगे, m इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 होगा। अभी ये जो हम निकाल रहे हैं ये अर्थ का है, तो हम क्या करेंगे, मास भी अर्थ का लेंगे और रेडियस भी अर्थ की लेंगे। ई का मतलब अर्थ, हम अर्थ के ऊपर निकाल रहे हैं ना, क्योंकि जो वेट है 750 किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर है। यहां तक समझ में आया सबको, स्टेप जो मैंने बताया सबको क्लियर है। ओके, आगे का स्टेप देखो, आगे के स्टेप में मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वैल्यू इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है, आया समझ में, इस पूरे को, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू लेके आनी है, m की, स्मॉल m की। तो क्या हो जाएगा, 750 इंटू क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 750 आर स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, 750 आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो आर ई नीचे है, आर स्क्वायर वो ऊपर आ जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा, जी एम ई, और यहां पे भी ई आएगा। किसी को अगर डाउट है तो बोलो, इसमें कुछ डाउट है जो मैंने किया है अभी। ये देखो, ये वाली वैल्यू को मैंने इस तरफ भेजा तो रेसिप्रोकल हो गया, समझ में आया।
ये क्या हुआ, इस तरफ आया तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल, क्योंकि जब इक्वल के इस तरफ आता है तो वैल्यू उल्टी हो जाती है, आया समझ में, अपोजिट हो जाती है। हो गया। अभी क्या करना है, इसके बाद आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एम, मिल गया एम। ओके, अब क्या करना है, अब नया फॉर्मूला जो आएगा मून का, अब मून के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, हमें वेट ऑफ द मून निकालना है। क्या निकालना है, वेट ऑन द मून, कि मून पे कितना वेट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है कि नहीं, देखो यहां पे पूछा भी है, क्या निकालना है, वेट ऑन द मून। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है सेम फॉर्मूला लगाना है हमने, हमें एम जी, तो क्या हो जाएगा, एम इंटू, बोलो जी क्या होगा, जी हो जाएगा जी एम, एम अपॉन आर स्क्वायर एम, क्योंकि इस बार हम मून का निकाल रहे हैं, आया समझ में। ओके, सो क्या हो जाएगा, इस एम की जगह क्या ये रख सकता हूं मैं, ये एम और ये एम सेम ही है ना, सो इस एम की वैल्यू लूंगा मैं, आया समझ में। सो ये हो जाएगा क्या, बोलो 750 आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर एम। किसी को इसमें डाउट है तो बोलो, यहां तक क्लियर है सबको, ये जो बताया मैंने अभी। ओके, इसके आगे क्या करना है, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, इसके आगे नेक्स्ट पेज पे किया तो चलेगा ना, तो इसके आगे की जो स्टेप है वो नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, ये याद रखो क्या किया है मैंने, यहां तक पीडीएफ में सब दिख जाएगा आपको, ठीक है। क्या लिखा था हमने अभी, याद करो, क्या लिखा था, 750, बोलो आगे, आर स्क्वायर ई था ना, डिवाइडेड बाय इनटू जी एम अपॉन, क्लियर है यहां तक। ओके, अभी क्या करना है, अभी ये आर स्क्वायर को एक साथ कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, 750 अपॉन जी तो लिख दिया, फिर हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एम कर देंगे, कर सकते हैं, और जो एम एम है उसको एक साथ कर देंगे, तो जी, ऑब्वियस सी बात है, जी से जी कट गया तो जी को लिखने की जरूरत भी नहीं है, आया समझ में, जी मत लिखो, समझ आया सबको, ये जी से जी कट हो गया। ओके, तो वैल्यू क्या मिलेगी, इनटू ये एम, बोलो एम एम अपॉन एम ई, मिलेगा कि नहीं। ओके, अब ये इसको कॉमन ले सकता हूं, आर ई अपॉन आर एम का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं, इनटू एम एम अपॉन एम ई, ये बाकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 750, आएगा कि नहीं। ओके, अब आपको पता है ये वैल्यू हमने वहां पे लिया था स्टार्टिंग में, दिखा आपको, कहां दिख रहा है ये सब, ये दिख रहा है आपको उधर, आर ई अपॉन आर एम दिख रहा है क्या, ये देखो। ओके, क्या लूंगा, 3.7 का स्क्वायर। ओके, अब आपको एम एम अपॉन एम ई दिख रहा है सामने, देखो कहां है, ये है, हमने ये दो वैल्यूज को लिया है, एक ये और एक ये, तो एम एम अपॉन एम ई क्या हो जाएगा, 1/81, होगा कि नहीं। ओके, इंटू 750, अब आपको क्या करना है, 3.7 का स्क्वायर निकालना है, करो पहले स्क्वायर करो इसका, सारे स्टेप समझ में आए मैंने क्या किया अभी तक, 3.7 का स्क्वायर करना है, थ्री पॉइंट सेवन का स्क्वायर कितना आ रहा है, 13.6, 69, 13.69 आ रहा है। ओके, सो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 750 से, 13.69 मल्टीप्लाई विथ 750, डायरेक्ट कर रहे हो,
हाँ, कितना आ रहा है? आया क्या? कितना आ रहा है? 10,000। पक्का यही आ रहा है? 10,300 ये आ रहा है 0.5। अभी ये वैल्यू तो आ गई, डिवाइड में भी है ना, तो डिवाइड में क्या है? 81। सो ये जो वैल्यू आया है आपका, उसको 81 से डिवाइड करना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आया सबका? 10,307 आया है। आ रहा है? कर रहे हो? आया? किया ही नहीं? मल्टीप्लाई किया क्या पीछे? अरे नोटबुक ही नहीं है किसी किसी के पास, तो एटलीस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तो करो। कितना आ रहा है? आया? डिवाइड करने पे आया क्या? अरे बातें करने के लिए नहीं बोला, आंसर निकालने के लिए बोला है। कितना आया? कितना आया? 120। पक्का यही आ रहा है कि आंसर देख के बता रहे हो? कितना आ रहा है? 126। पक्का ये प्रॉपर आ रहा है? ऐसा प्रॉपर तो नहीं आ रहा होगा ना? 126 पॉइंट आगे।
126 पॉइंट, आगे बताओ, 8 आ रहा है क्या? यही आंसर है 126.8 एक्यूरेट आया। ओके, सॉल्व ऐसे करना है। अगर आपको स्टेप देखनी है तो पीडीएफ में देख लेना, इससे आगे वाली स्टेप ये थी। ठीक है, समझ आया सबको कैसे करना है? सबसे पहले लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन में अटक गए, यहां पर सपोज आपने गिवन प्रॉपर नहीं लिखा तो फिर आपका आंसर रॉन्ग आएगा। आया समझ में? सो आपको गिवन सबसे पहले प्रॉपर लिखना है। आपको यह समझना है कि सर ने अगर ME/mm बताया है तो उसका वैल्यू 81 है, और जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में वो ये वाला है। क्या दिया है? MM/ME। पहले ये देखना है कि मून पहले लिखा है या अर्थ पहले लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आपको ये चेक करना है कि रेशियो में मून पहले लिखा है या अर्थ पहले लिखा है। जो मून लिखा होगा हमेशा याद रखना वो न्यूमरेटर में होगा, और जो अर्थ लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। ऐसा याद रखना, ठीक है? सो न्यूमरेटर में पहले लेना है, अगर पहले लिखा है तो बाद में इसको लेना है। आया समझ में? सेम इसमें भी लिया है, मून से अर्थ का रेशियो यहां पे भी लिया, अर्थ बाद में लिखा हुआ है। आया समझ में? इसीलिए पहले मून लिखना है, उसके बाद अर्थ लिखना है, फिर मून लिखना है, फिर अर्थ लिखना है। आया समझ में? ओके, अभी नेक्स्ट है फ्री फॉल। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। ओके, इधर ध्यान दो। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल सुना है आपने, क्या होता है? ओके, फ्री फॉल का मतलब है जैसे, अभी इसको गिरा नहीं सकता, कुछ और कुछ गिराने के लिए दो, पेन दो, पेन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये है, टूट जाएगा तो चलेगा ना? पक्का? ओके, कुछ नहीं होगा वैसे भी। अभी जैसे मान लो ये, इसको मैंने क्या किया, मैंने हाथ हिला, यहां पे हाथ हिलाया मैंने अभी, ये देखो ये ऐसे ही है थोड़ा सा, मतलब इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि मैं सिर्फ अपने हाथ को स्टेबल रख के भी ये पेन गिर रहा है कि नहीं? अभी हिलाया हाथ। ओके, तो यहां पर हो क्या रहा है, ये जो है विदाउट एनी एनर्जी वो अपने आप नीचे आ रहा है कि नहीं? फ्री फॉल उसी को बोलते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, जब वो अपने आप फ्रीली नीचे आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। आया समझ में? अभी इसका एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, वो है स्काई डाइविंग। सुना है आपने स्काई डाइविंग? तो जब स्काई डाइविंग होती है तो हम अर्थ से, जो अर्थ का सरफेस है उससे ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं एरोप्लेन के थ्रू, या उसका एक रहता है हेलीकॉप्टर रहता है, तो उस हेलीकॉप्टर के थ्रू हम कम से कम 5-6 किलोमीटर ऊपर जाते हैं। उसके बाद वहां से जंप मारते हैं, वहां से जंप मारने के बाद वो कुछ टाइम तक वो इंसान उड़ते रहता है हवा में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है ऊपर। उसके बाद फिर पैराशूट ओपन करके नीचे आता है। जंप मारने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट नीचे जमीन पे जंप करेंगे, वैसा नहीं, पैराशूट रहता है उनके पीछे, तो एक पर्टिकुलर हाइट तक फिर वो पैराशूट ओपन कर लेते हैं एंड फिर नीचे आ जाते हैं। उसको बोलते हैं स्काई डाइविंग। उसी तरीके से स्क्यूबा डाइविंग भी होता है जो कि पानी के अंदर होता है, और स्काई डाइविंग हवा में होता है, हवा में तैरना, उसको बोलते हैं हवा में तैरना। ठीक है, तो हवा में सच में तैरते हैं, जब 5-6 किलोमीटर ऊपर, 7 किलोमीटर ऊपर रहेंगे तो ऐसा लगता है कि हवा में तैर रहे हैं। आया समझ में? इसको, इसमें लगता है फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन भी देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट गिरती है नीचे फ्रीली, वो किसकी वजह से गिरती है नीचे? ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो पेन यही रहता, नीचे नहीं आता, हवा में रहता। आया समझ में? या फिर पेन ऊपर चले जाता नीचे आने की जगह। आया समझ में? उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। डेफिनेशन भी अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो?
व्हेन 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 द ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आया समझ में? इसको बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, अब इसमें इसके अलावा भी आपके बुक में डेफिनेशन दी गई है और इसके कुछ एग्जांपल्स आई थिंक इसमें रहेंगे, एक बार देख लेते हैं। ओके, सो जब भी फ्री फॉल लगेगा, डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको? ओके, जब भी फ्री फॉल लगेगा तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन क्या क्या है बताओ? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at, यही है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। ओके, अभी यहां पर अंडर द ग्रेविटी आ रहा है, इन्फ्लुएंस लग रहा है ग्रेविटी का, तो यहां पर क्या होगा? जो a की वैल्यू होगी वो g हो जाएगी। आया समझ में? बिकॉज देर इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस पेन जो मैंने अभी यूज किया था, उसको एक्सेलरेशन आया कि नहीं छोड़ने के बाद? तो जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, पीछे आता है आपको? आप ही को बोल रहा हूं, आता है तो बताओ। मैं आगे जो समझाने वाला हूं वो आप समझा दो इधर आके। अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा है, थ्रो नहीं किया है, सिर्फ यहां से ऐसे हल्का सा छोड़ा, तो उससे क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट नीचे आया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है वो ग्रेविटी की वजह से क्रिएट हुआ है। आया समझ में? एक्सेलरेशन दो तरीके से क्रिएट होता है। एक, आप जब उसको थ्रो कर रहे हो, जब आप उसमें एनर्जी लगा रहे हो तब एक्सेलरेशन आ रहा है। एक, आप जब उसको विदाउट थ्रो किए हुए बस ऐसे छोड़ा, उसमें भी उसको एक्सेलरेशन आ गया, तो वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया? नीचे ग्रेविटी की वजह से। तो इसीलिए a की वैल्यू को g लिखा है मैंने। अब यहां जहां जहां a लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे? तो वही इक्वेशन आपको मिल जाएगी जो आपके बुक में दिया है पेज नंबर 11 पे, देख सकते हो आप, तो बॉक्स के अंदर बनाया हुआ है, दिखा आपको? तो वहां पर क्या किया है? इन्हीं इक्वेशन को वापस लिखा है, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी लिखा है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर लिखा है। देखो जरा, क्या कहां पे नहीं है? हाँ वो बता रहा हूं मैं, वो क्यों नहीं है वो बताऊंगा मैं। ओके, और दूसरा क्या लिखा है आगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। मैं बता रहा हूं, रुको मैं बता रहा हूं। ओके, अब यहां पर u जो है इनिशियल वेलोसिटी, जब मैंने पेन को ऐसे पकड़ा हुआ था तो पेन का पोजीशन क्या था? रेस्ट में था ना ऐसे। उसके बाद छोड़ने के बाद तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो u को 0 ले लिया, तो अगर इसको 0 लिया है यहां पर तो ये पूरा 0 होगा कि नहीं? u 0 लेंगे तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या? s इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। आपको कोई भी इक्वेशन रटनी नहीं है, बाय हार्ट नहीं करनी है, वो आई कैसे वो समझना है आपको। तो ये इक्वेशन ऐसा आया, ठीक है? ये इक्वेशन कैसे आया? यहां पर भी u क्या लिया? u 0 हो गया, तो u को 0 कर लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gs। आया समझ में? क्लियर है? ओके, अभी क्या करना है? इन्हीं इक्वेशन से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। क्लियर है आपको? तो यहां पर आपको अगर इनकेस अगर कोई हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है तो उस केस में ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अगर इसको ऐसे थ्रो कर रहे हैं और एक हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है तो उस केस में g की वैल्यू नेगेटिव में आने वाली है। अगर वो अर्थ के टुवर्ड्स आ रही है ऑब्जेक्ट तो उस केस में ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये याद रखना। क्लियर है? ओके, अभी इसमें पेज नंबर 12 पे आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप देख सकते हो। ये देखो,
दिखे आपको? ओके, कंडीशन समझो। पहले मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं रैंडमली किसी को भी बुला सकता हूं सॉल्व करने के लिए। सेकेंड स्टेप, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो ठीक है, गर्ल्स में बॉयज में किसी को भी, तो ध्यान देना इधर। ओके, यहाँ आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस होता है। अभी सर तो इजीली पढ़ा रहे हैं, सर तो इजीली बोल रहे हैं, लेकिन आप जब यहाँ आओगे तो समझ में आएगा कि मतलब बच्चे डबल दिखते हैं। अगर वो गर्ल्स में कोई भी तुम्हारी फ्रेंड होगी तो वो आपको दो दिखाई देगी इधर आने के बाद। मतलब होता है किसी किसी का ऐसा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। यहाँ बच्चे जब आए थे तो उन्होंने, ओके इधर ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 1, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg, एक आयरन की बॉल है, उसका मास है 3 किलो, 3 kg, ओके, इज रिलीज फ्रॉम द हाइट, कहां से उसको रिलीज किया गया है? 125 मीटर हाइट पे उसको रिलीज किया है। तो वहां से उसको ऐसे रिलीज किया, जैसे मैंने पेन को रिलीज किया था, उस बॉल को 125 मीटर ऊपर से रिलीज किया है। आया समझ में? ओके, एंड फॉल्स फ्रीली, जब वो बॉल नीचे गिरेगी तो वो फ्री फॉल होगा कि नहीं उसके ऊपर? क्योंकि हमने जब वही डिस्कस किया, ये फ्री फॉल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। ओके, तो वो फ्रीली फॉल होगी ऑन द ग्राउंड, टू द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी लग रही है कि नहीं? जी लगेगा। तो हमने 9.8 लिया था, लेकिन अप्रोक्स इन्होंने अभी 10 ले लिया। आया समझ में? तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसको हम क्या लेंगे? 10। तो यहाँ ए की जगह क्या लिखेंगे? जी। तो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूलाज बताया आपको, वो अप्लाई करने हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो, पहले आपको पूछा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम वो बॉल नीचे आने के लिए लेगी ग्राउंड तक, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, बोलो? टाइम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? अरे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? यहां पर है क्या ये बताओ पहले तो, क्या क्या है आपके पास? आपके पास एस है, आपके पास एस है ना? कितना है एस? डिस्टेंस कितना है? 125 मीटर। ओके, आपके पास मास है 3 kg, मास है। ओके, डिस्टेंस है, और क्या है? जी की वैल्यू दी गई है, कितनी है? ओके, तो और टाइम निकालना है। ओके, तो ऐसा इक्वेशन बताओ जिसमें ये तीनों चीजें दी गई है। इसको मत लो, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, इसको ले लो। डिस्टेंस, ग्रेविटी और टाइम, कौन सी इक्वेशन में? देख के मत नहीं बताना है आपको, सिर्फ ये तो सामने लिखा हुआ है, पर ये इक्वेशन क्यों लिया उसके पीछे रीजन समझो। तीनों इक्वेशन में आप देखो, टाइम है क्या? टाइम है, फर्स्ट वाली में है टाइम, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाली में डिस्टेंस नहीं है, है क्या? नहीं है। लेकिन सेकेंड वाली में डिस्टेंस भी है, दिखा आपको डिस्टेंस, इसमें टाइम भी है और इसमें जी भी है। जी मतलब ए, है या नहीं? ओके, तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। उसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू जीरो हो जाएगा इंटू टी बराबर प्लस हाफ, अब इस बार ए की जगह क्या आ जाएगा? जी टी का स्क्वायर, तभी ये जीरो होगा। आया समझ में? तो ये हो जाएगा अभी क्या? एस की वैल्यू क्या है? 125 बराबर, ओके, हाफ जी की वैल्यू क्या है? 10, टी की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर करना है हमें, कितना आएगा? टी कितना है? टी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। आया समझ में? टी स्क्वायर करेंगे तो इसको ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट टी स्क्वायर लिख लो, मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ओके, अब देखो ये इससे कट हो रहा है, कितना आएगा? 5 आएगा, इंटू टी स्क्वायर होगा कि नहीं? 5 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125। तो 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, कितना आ रहा है ये? 25 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 25 इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 5, सॉरी 5 लिख रहा था, 15 गलती से लिख दी। ओके, कितना आ जाएगा? 5, और टाइम है ना,
तो ये सेकंड में आएगा। समझ में आया सबको? इजी है, कर सकते हैं, इजी है। ओके, लेकिन आपको इक्वेशन समझ में आनी चाहिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? ज्यादा फास्ट तो नहीं कर दिया इक्वेशन, ये तो इजी है। आप डायरेक्टली टी निकालना है आपको, यू को 0 कर दिया तो ये 0 हो गया। क्लियर है? ये 0 हो गया, बाकी तो वैल्यूज आपके सामने जो मैंने पुट कर दी देख के इधर। क्लियर है? सेकंड कौन सॉल्व करेगा? सेकंड आप बताओ, मैं भूल गया एक्चुअली, मैं भूल गया हूं, तो आप बताओ मुझे कि सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सेकंड में क्या पूछा है आपसे? द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है? तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? आपको v फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? v। तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू, इसमें भी काम हो जाएगा हमारा। पहले तो इक्वेशन लिखो, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा at, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा प्लस ये gt हो जाएगा। ओके, तो v इज इक्वल टू g कितना है? 10। टाइम कितना आया? टाइम 5 आया था अभी, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? इजी है, कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अभी इस बार टाइम को हाफ कर देना है, तो आपको वो हाइट निकालनी है, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है, लेकिन टाइम को आधा करना है। टाइम कितना था? तो उसका आधा कितना होगा? 2.5। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू u कितना? 0 इंटू टी। ये स्टेप्स आपको लिखने हैं, ये gt हो जाएगा, gt का स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अभी पुट कर दो, s इज इक्वल टू हाफ, g कितना है? 10। टाइम कितना है? 2.5। 5 नहीं, हाफ करना है टाइम को। देखो यहां पे लिखा है, टाइम को क्या करना है? हाफ। हाफ मतलब 5 का 2.5 हो जाएगा। ओके, तो 2.5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 का स्क्वायर कितना हो? तो इसको 6.25 लिख दूं, तो 2.5 का तो वही होगा। ओके, 6.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये डिवाइड में है तो 5 हो जाएगा। 5 इंटू 6.25 करो, कितना आ रहा है? तो s की वैल्यू आपको मिल जाएगी। पहले करो, कितना आ रहा है? करो 6.25 इंटू 5, कितना आ रहा है? 31.25। ओके, अब लास्ट में आपसे पूछा है, लास्ट में क्या है? द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम। तो हाफ टाइम पे हाइट कितनी रहने वाली है? हाइट मतलब फुल टाइम में तो वो कितना 125 मीटर नीचे आ रहा है ना, लेकिन हाफ टाइम में कितना आएगा? ये माइनस कर देंगे कि नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस है जो कि हाफ टाइम में कवर किया उसने, क्योंकि ग्रेविटी कम थी ना ऊपर की तरफ, तो कम डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन उसके बाद एकदम से ग्रेविटी बढ़ेगी तो एकदम फास्ट आएगा नीचे। आया समझ में? समझ में आ रहा है? इनिशियली 2.5 सेकेंड में वो सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 31.25 मीटर, और बचा हुआ जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 90 के आसपास, 90 के आसपास जो मीटर है वो 2.5 सेकेंड में नीचे आएगा। पहले धीरे, फिर एकदम से फास्ट, ऐसे। आया समझ में? तो वो पूछ रहे हैं कि आधे टाइम में वो कितना डिस्टेंस, जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना होगा? 31.25 आधे टाइम में आया, तो बचा हुआ कितना है? ये नीचे, ये यहां से यहां तक आया 31.25, तो बचा हुआ कितना है? तो ये हो जाएगा 125 माइनस 31.25। मतलब वो बॉल यहां से यहां नीचे गिर रही है 2.5 सेकेंड में। आया समझ में? कितना गिर रही है? 31.25। ये ए से बी का डिस्टेंस है, लेकिन जो बी से सी का डिस्टेंस है वो कितना है बचा हुआ? वो x है, मान के चलते हैं।
लेकिन इसका ओवरऑल डिस्टेंस कितना है 125। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 125 माइनस 31.25। तो बचा हुआ डिस्टेंस आपको मिल जाएगा कितना है 93.75 मीटर। तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी 91.75 मीटर 93 सॉरी 93.75। क्लियर है सबको? ये समझ आया कंडीशन मैंने क्या बताया? इनिशियली वो धीरे गिरता है फिर एकदम से फास्ट गिरता है, तो ये कंडीशन है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 आप में से कोई सॉल्व करेंगे? अभी तक जो मैंने सॉल्व करवाया उसमें से आप कर सकते हो एक न्यूमेरिकल, उन तीनों में से। दे दूं पेन? फील तो करके देखो आगे आके, आओगे? एक कोई भी न्यूमेरिकल उन तीनों में से ट्राई करोगे? मैं हेल्प करूंगा, टेंशन मत लो। वॉइस में हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरो मत, इसको लेके आ जाओ साथ में। तुम्हें हाँ चलेगा, आ जाओ। ओके, जो किसी ने भी हंसा तो मैं उस इन दोनों की जगह उनको बुला लूंगा, फिर तुम्हारे ऊपर हंसेंगे बाकी बचे हुए, फिर उन लोगों को तुम्हारी जगह बुला लूंगा। ओके, कौन सा सॉल्व करोगे, फर्स्ट वाला या ये सॉल्व कर रहे हो? ये जमेगा या फिर ये सॉल्व कर रहे हो फर्स्ट वाला? कभी किसी टीचर ने नहीं किया होगा ना आगे बुला के। इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये भी एक लर्निंग का पार्ट है आपका। बिकॉज क्या होता है, हमेशा ये नहीं होता है स्टूडेंट आगे बैठ के सॉरी पीछे बैठ के सिर्फ गप्पे लड़ाए या टीचर्स को सुने। आपका ये लर्निंग का पार्ट है। ये पार्ट कब काम आता है ये वाला, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है आप में। जब इंटरव्यू में जाओगे नीचे मुंडी रख के अगर इंटरव्यू दोगे तो आपको कोई जॉब देगा क्या अच्छी खासी? नहीं देंगे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये भी एक लर्निंग का ही पार्ट है। अगर आप बुक में कुछ पढ़ते हो तो ये भी एक्चुअली आपको सीखना जरूरी है। आप में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है क्या आपको? थोड़ा भी डर लगता है ऐसे मुझे? कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं ना यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में मैं भी स्टूडेंट रहा हूँगा, तो डर डर तो मुझे भी लगा होगा स्टार्टिंग में। मैं गया था, मैं एक पैराग्राफ पढ़ के रट के गया था 2 दिन, एक लाइन भी नहीं बोल पाया मैं स्टेज पे जाके। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, और बहुत बार हुआ भी, मजाक भी उड़ाया। पर ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करे मजाक उड़ाने के। अगर किसी ने मुझे 1000 स्टूडेंट के सामने स्टेज पे जाके माइक ऐसा आगे रख दिया मेरे, तो माइक से डर लगने लग गया मेरे को। आया समझ में? तो होता है, सबके साथ होता है वो। ऐसे ऐसे पैर कांपते हैं, ऐसे ऐसे कांप रहा था मैं वहां पे, ऐसे 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 ऐसे। सब तुम्हारे साथ भी होता होगा, स्टेज पे तो गए होंगे ना 1-2 बार। आज होगा क्या? मैं हेल्प करूंगा जरूर। कौन सा कर रहे हो, ये कर रहे हो कि ये कर रहे हो? ये कर रहे हो, ओके करो सर। लिखो, वैल्यू लिखो। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है, समझा सकते हो, सामने बोल सकते हो, बोलो बिंदास, कोई इशू नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाँ, हिंदी में या मराठी में भी बोला तो समझ में, सामने समझ में आना चाहिए बस। बोलने दो उसको। उंचीवरती जातो. पकडू. फिर से. A tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.5 meter before coming down. म्हणजेच एक टेनिस बॉल वरती फेकला जातो आणि तो खाली येण्याच्या आधी 4.5 मीटर पर्यंत जातो, उंचीवर जातो. सो व्हॉट वॉज इट्स इनिशियल वेलॉसिटी, तर त्याची इनिशियल वेलॉसिटी काय असेल आणि हाऊ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाऊन, तो वरतून खाली येण्यासाठी किती वेळ लागेल हेच विचार. वेरी गुड, कॉन्फिडेंस है। ओके, अभी आपको समझ में आया। एक टेनिस बॉल को ऊपर थ्रो किया है, वो टेनिस बॉल 4.5 मीटर पे एक हाइट पे गई है, आया समझ में। सो जब उसको थ्रो किया है तो वो ऑलरेडी मूवेबल कंडीशन में है, मूवेबल, आया समझ में। उसको इसमें कंडीशन बताया ना आपको कि एक टेनिस बॉल को ऑलरेडी थ्रो किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, थ्रो किया गया है ऑलरेडी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। उस केस में फाइनल वेलोसिटी आपको क्या लेनी है, जीरो लेनी है, समझ में आपको। क्योंकि अगर दो कंडीशन होती है, एक रेस्ट पोजीशन में है, एक थ्रोन पोजीशन में है, समझ में आ रहा है, रेस्ट में है, थ्रोन है, या एक है कि ऑलरेडी एक एथलीट है वो भाग रहा है और एक में वो खड़ा है, स्टार्ट कर रहा है। तो यहां समझो, एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है, एक थ्रोन पोजीशन है, मतलब एक, समझ में आ रहा है दोनों कंडीशन। तो इसमें थ्रो की गई है, ऑलरेडी वो हवा में है बॉल, तो इन्हीं जो फाइनल वेलोसिटी होगी थ्रोन वाली कंडीशन में जीरो होने वाली है, आया समझ में। और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका कुछ वैल्यू आएगा, क्लियर है आपको, क्योंकि वो थ्रोन की गई है, थ्रो की गई है, तो रिटर्न जब आएगी तब रेस्ट में आएगी ना वो। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं। अगर सपोज इस पेन को मैंने मान लो थ्रो किया, पहले से थ्रो किया हुआ है, तो एक जगह जाके ये पेन गिरेगा कि नहीं, तो जिस जगह पे गिरेगा उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, समझ में आ रहा है। और जो थ्रोन वाली कंडीशन है वो फाइनल वेलोसिटी है, समझ में आ रहा है। ओके, सो इसमें हम क्या लेंगे, फाइनल वेलोसिटी हमको लेनी है जीरो, तो फाइनल को जीरो ले लो, वी को, कोई बात नहीं, वो सिर्फ हाथ यूज ये मत करना, ये टच नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखना, ठीक है, उसको मिटा दो। हाँ, v v इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ओके, इक्वेशन क्या लेंगे, आपके पास यहां पर डिस्टेंस है क्या, है डिस्टेंस, ओके, टाइम है क्या, नहीं है, तो जिसमें टाइम नहीं है वो कौन सी इक्वेशन है, थर्ड वाली, तो थर्ड वाली इक्वेशन ले लो, लिखो थर्ड वाली इक्वेशन क्या है, अरे वो पेन ले लो, पेन सेलेक्ट नहीं हुआ, हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, क्या करेंगे आगे, अब सुनो, अब उस बॉल को थ्रो किया गया है तो उसकी हाइट पे थ्रो की गई है ना वो, तो मैंने आपको बताया था जब बॉल ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो जी को क्या लेना है, जी इज नेगेटिव, ठीक है, फॉर्मूला बनाओ पहले, हाँ यस, ओके, वेरी गुड, आना है, ओके, फॉर्मूला लगाओ,
उधर देखो। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? u को भेजेंगे उधर उस तरफ, u स्क्वायर को। हाँ, u स्क्वायर को भेजो उस तरफ। कितना आ रहा है? ओके, इनको दो वो काम आगे का। क्या 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 करना है इसमें? 2 मल्टीप्लाई विथ -10 इंटू 4.05। 2 मल्टीप्लाई विथ -10 कितना होगा? -20। कितना होगा? ओके, एंड -20 मल्टीप्लाई विथ 4.05 कितना आएगा? ये देखो आगे वैल्यू लिखी गई है ना, करो इसको सॉल्व। सॉल्व करना है। नोटबुक नहीं है क्या, या स्कूल से नहीं मिली? 81 आया? ओके, $81 आ रहा है। ओके, अभी एक मिनट, ये कुछ वैल्यू मिस की गया। ओके, आपका आंसर 81 आया। अब क्या करना है? u को, u स्क्वायर है तो उस तरफ भेजो, तो ये रूट हो जाएगा। u स्क्वायर इज इक्वल टू u इज इक्वल टू √81 करो। u इज इक्वल टू √81 हो जाएगा ना? कितना आएगा? सही। ओके, अभी 81 किसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था? 4.05 को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था क्या 81? ठीक, वेरी गुड, गुड गुड, बस बस बस, अच्छा किया। लेकिन उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, तो इतना घूम के बोलना, मतलब अभी तक तो किसी ने नहीं किया जितनी क्लास को मैंने लिया है। मतलब वो बोलते हैं सर मैं आपको समझा देती हूँ या आपको समझा देता हूँ, पर इधर सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि इधर देखते ही डर लगता है, होता है ना? ओके, सो ये मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया? 81 आया ना? ये हाँ, ये आ गया। ये एक्चुअली मैं ये देख रहा था, सही है। वो निकाल देना चाहते टाइम। अरे पहले बंद करो। हाँ, अरे पीडीएफ रह गया, ठीक है, मेरे पास है पीडीएफ, ठीक है। थोड़ा स्लो बोलो। उसको बंद कर दो।